Hello बच्चों, let's see this question. The equilibrium between gaseous isomers A, B and C can be represented as A forming B, equilibrium constant K1, B forming C, K2 equal to 0.4, C forming A, K3 equal to 0.6. If 1 mole of A is taken in a closed vessel of volume 1 liter, then option A plus B plus C is 1 molar at any time of the reaction. Option B, concentration of C is 4.1 molar at the attainment equilibrium in all the reaction. Option C, the value of K1 is 1 by 0.24 and option D, isomer A is least stable as per the thermodynamics. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना। हमें क्या गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए दे रखे हैं हमारे को, हमने इनिशियली 1 मोल ऑफ ए लिया है एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज टेकन टू बी 1 लीटर। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा। इनिशियली हमने 1 मोलर ए सॉल्यूशन हमारे पास 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हमारे को 3 इक्विलिब्रियम दे रखे हैं, ए से बी, बी से सी एंड अगर मैं यहाँ से सी से ए इज then equilibrium constant K1 will be concentration of B upon concentration of A हो जाएगा। यहाँ से similarly K2 will be concentration of C upon concentration of B। Similarly K3 जो तीसरा equilibrium constant है, it will be concentration of A upon concentration of C के equal हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं K1, K2, K3 में रिलेशन निकाल के लाऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं K2 इंटू K3 करता हूं सो इट विल बी इक्वल टू C बाय B इनटू यहाँ पे हमारे पास K3 कितना है, A बाय C के इक्वल है। ठीक है जी, तो दिस एंड दिस गॉट कैंसिल, यानी ये कितने के इक्वल आ रहा है, A बाय B के इक्वल आ रहा है विच इज नथिंग बट 1 बाय K1। तो यानी यहाँ से जो K1 आ गया वो 1 बाय K2 K3 के इक्वल आ गया है। K2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4 है और K3 की वैल्यू कितनी है 0.6 है, यानी K1 की वैल्यू आ गई 1 बाय 0.24, ये आ गया 4.16 के इक्वल। यानी जो हमारी स्टेटमेंट सी है दैट इज द वैल्यू ऑफ K1 इज 1 बाय 0.24, वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने देखा K1 जो आ रहा है 1 अपॉन 0.24 के इक्वल आ रहा है। अब हम इसी तरीके से हमारे पास आगे चलते हैं। अब हमारे क्या है, 3 इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला इक्विलिब्रियम है ए से बी बन रहा है, दूसरा इक्विलिब्रियम है बी से सी बन रहा है और तीसरे इक्विलिब्रियम में सी से ए बन रहा है। इनिशियल हमने क्या लिया है, इनिशियली हमने लिए हैं हमारे पास 1 मोल ऑफ, हमने यहाँ पे क्या लिया है 1 मोल ऑफ ए लिया है। ठीक है, बी हमारे पास इनिशियली क्या होगा 0 होगा। हम सपोज करते हैं यहाँ पे से कुछ x मोल्स टूटेंगे तो b के कितने मोल बनेंगे x। अब यहाँ पे इनिशियली b x रहेगा, यहाँ से y मोल्स अगर b के टूटते हैं तो c कितना बनेगा y बनेगा। अगर यहाँ से इनिशियल मोल c के y हैं, यहाँ से अगर z मोल टूटेंगे तो यहाँ पे x कितना बनेगा x बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पे हमारे पास, अगर Z मोल हमारे पास टूट रहे हैं तो A वहां से कितना बनेगा हमारे पास, A हमारे पास बनेगा यहाँ पे Z मोल। तो फाइनली A की कंसंट्रेशन कितने के इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस एक्स प्लस Z के इक्वल हो जाएगी। B की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगी और C की कंसंट्रेशन कितने के इक्वल हो जाएगी, y माइनस Z के इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ से इसको पुट करता हूं हमारे पास, हमारा K1 क्या है, K1 इज कंसेंट, ये हमारा K1 है, ये हमारे पास K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये मेरा K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं K1 की वैल्यू लिखता हूं तो K1 इज कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A। B की कंसेंट्रेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई है और A की कंसेंट्रेशन हमारे पास है 1 माइनस एक्स प्लस Z और ये कितने के इक्वल है, 1 अपॉन 0.24 के इक्वल है बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ K1। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आएगी, यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगी 1.24x माइनस 0.24y माइनस z इक्वल टू 1 आएगा। मैं इसको मान लेता हूं हमारी इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल लेबल कर लेता हूं। ठीक है जी, सिमिलरली अगर मैं आगे चलता हूं K2 की तरफ तो K2 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। C की कंसंट्रेशन कितने के इक्वल है, हमने देखा y माइनस z और B की कंसंट्रेशन है x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू K2 की वैल्यू कितनी हमारे को दी हुई है, 0.4 के इक्वल दी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन आएगी 0.4x माइनस 1.4y प्लस z इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन 2। सिमिलरली मैं K3 की बात करता हूं तो K3 विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C
ए की कंसेंट्रेशन है 1 माइनस एक्स प्लस जेड, सी की कंसेंट्रेशन है y माइनस जेड और K3 की वैल्यू है 0.6 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व होके मेरी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी x माइनस 0.6y माइनस 1.6z इक्वल टू 1। लेट दिस बी इक्वेशन 3। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं यहाँ पे अगर मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करता हूं तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, z माइनस जेड एंड प्लस जेड विल कैंसिल। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1.64x माइनस 1.64y विल बी इक्वल टू 1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। आफ्टर एडिंग 1 एंड 2 वी गेट अ न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 को, हमारी जो इक्वेशन 2 है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से, प्लस उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 3 कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 प्लस इक्वेशन 3। तो हमारी इक्वेशन 2 ये है। अगर मैं इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा 0.64x आ जाएगा, माइनस 2.24y आ जाएगा, प्लस 1.6z के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं अब इसमें इक्वेशन 3 ऐड करूंगा, इक्वेशन 3 प्लस x माइनस 0.6y माइनस 1.6z इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी कॉमन टर्म्स है ये वाली कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1.64x माइनस 2.84y इक्वल टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इक्वेशन नंबर 5 हमारी है 1.64x माइनस 2.84y इक्वल टू 0, और इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, 1.64x माइनस 1.64y इक्वल टू 1। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1.2y इक्वल टू 1। तो यहां से सॉल्व होके जो मेरा y आएगा वो आएगा 0.833 के इक्वल। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारा y आ गया 0.833 के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं इसको x के लिए सॉल्व करके लेके आऊंगा तो मेरे x की वैल्यू, अगर मैं इस y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन 4 या 5 में से किसी में भी अगर पुट करूंगा तो मेरा जो x निकल के आएगा वो आ जाएगा 1.43। फिर x और y की वैल्यू अगर मैं किसी भी इक्वेशन 1, 2 या 3 में पुट करूंगा तो मेरा z जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 0.59 के। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके इक्वल था, 1 माइनस एक्स प्लस जेड। अगर मैं यहाँ पे x और z की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो a आ जाएगा मेरा 0.16 मोलर। सिमिलरली b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, b वॉज इक्वल टू, b की वैल्यू किसके इक्वल थी, x माइनस वाई के इक्वल थी। अगर मैं यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो b मेरा आ जाएगा 0.6 मोलर। और अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू थी हमारे पास y माइनस जेड, y और z की वैल्यू पुट कर दूंगा तो c मेरा आ जाएगा 0.24 मोलर। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस b प्लस c करता हूं सो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1 मोलर। क्योंकि इस रिएक्शन में कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द इनिशियल हमारे पास कंसंट्रेशन है 1 मोलर, तो किसी भी टाइम ऑफ द रिएक्शन पे हमारी जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे एन टोटल जो होंगे वो हमेशा कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, विच इज इक्वल टू द एन इनिशियल। बिकॉज इस रिएक्शन में कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा, यानी हमारी स्टेटमेंट ए बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी क्या कह रही है, कंसंट्रेशन ऑफ सी 4.1 मोलर। अभी हमने देखा सी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.24 मोलर के इक्वल है, यानी हमारी स्टेटमेंट बी क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सी कह रही है वैल्यू ऑफ K1 इज 1/0.24। अभी हमने देखा था K1 की वैल्यू 1/0.24 है या 4.16 बोल सकते हैं, यानी स्टेटमेंट सी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट डी क्या कह रही है, आइसोमर ए इज लीस्ट स्टेबल एज पर थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके लिए हमें क्या है, कंसेप्ट देखना है। K1 की वैल्यू है 4.16, K2 की वैल्यू है 0.4 और K3 की वैल्यू है 0.6। तो क्योंकि K1 जो है इट इज मच मच ग्रेटर देन K2 एंड K3, इसका मतलब A से जो B बनने वाला रिएक्शन है वो काफी ज्यादा फास्ट है, यानी A क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा।
ठीक है जी, यानी स्टेटमेंट डी जो कह रही है दैट आइसोमर इज लीस्ट स्टेबल, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक